नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहेल खान, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एमपी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों में 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। इनमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर कोर्ट ने रोक लगाई है, उनको छोड़कर सभी भर्तियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के अभिमत के आधार पर यह फैसला दिया है। महाधिवक्ता के मुताबिक पीजी परीक्षाओं, पीएससी की मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा सभी भर्तियां और परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से इस बारे में बात की। मंत्री ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज 27% आरक्षण को लेकर आदेश जारी कर दिया है और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, किस तरीके से देखते हैं? और देखिए, बहुत ही बड़ा निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है और अब मध्य प्रदेश में ओबीसी को सभी विभागों में, परीक्षाओं में और नौकरियों में 27% आरक्षण आज से लागू हो गया है। इस निर्णय का मैं बहुत स्वागत करता हूं, मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम हमारी सरकार ने किया है। दूसरा ये कि जिस तरीके के विधेयक के तौर पर आप लोगों ने ये आरक्षण दिया है, पहले कोर्ट में याचिका लगाई गई, उस मामलों में 6 मामलों में अभी तक स्टे लगा हुआ है, लेकिन आपने जो आरक्षण दिया है फिर से यदि याचिका लगाई जाती है तो फिर कोर्ट में ये टिक पाएगा? देखिए, कोर्ट में हम लोग अगर याचिकाएं लगेंगी तो कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और फिर जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके आगे फिर जो भी कार्रवाई करना है, आगे जो भी लड़ाई लड़ना है वो लड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस जो है बोल रही है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो उनकी सरकार में बनाया गया था, उसी के आधार पर आपने 27% आरक्षण दिया है। देखिए, पहले तो ड्राफ्ट त्रुटिपूर्ण था, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जब सरकार थी तब उन्होंने बाकी विभागों में क्यों नहीं लागू किया? 1.25 साल तक उनकी सरकार थी। वो चाहते तो जैसा आज हमने निर्णय लिया ऐसा निर्णय वो भी ले सकते थे। इसलिए कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले। ये तो सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था और कुछ नहीं था। वास्तव में अगर ओबीसी को आरक्षण मिले, इस बात को कोई चाहती थी तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी चाहते थे और इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया। थैंक यू। ये थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। दूसरी तरफ उनका कहना है कांग्रेस जो ड्राफ्ट की बात कर रही है, यदि कांग्रेस ड्राफ्ट बनाया था तो उसको लागू करना चाहिए था। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने आज ये आदेश जारी किया है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों के हक अधिकार भी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहे हैं। बड़वानी में कांग्रेस 6 सितंबर को एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होंगे। इसके बाद कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा भी निकालेगी। देखिए पूरी खबर। एमपी में कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन, 6 सितंबर को आदिवासी अधिकार यात्रा। बड़वानी, धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच में हलचल। जाति से सत्ता पाने का सियासी व्यू। मध्य प्रदेश में जाति आधारित राजनीति इस समय शबाब पर है। ओबीसी आरक्षण और आदिवासी अत्याचार, अवकाश जैसे मामलों पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस एक के बाद एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से नहीं चूक रही। इसी के तहत 6 सितंबर को पार्टी बड़वानी में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हो सकते हैं। बड़वानी के साथ ही धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच में भी सियासी हलचल रहेगी। कांग्रेस इस दिन आदिवासी अधिकार यात्रा भी निकालेगी। मकसद है आदिवासी के जरिए आधा दर्जन जिलों में सियासी पकड़ मजबूत करना। जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था, इन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी। उसके बाद विधानसभा चलाई जिससे लोग, आदिवासी लोग अपना उत्सव न मना सकें 9 तारीख को। और जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है अलग अलग जगह और ख़ास तौर से धार जिले में, बड़वानी जिले में,
जिस तरह से जो पूर्व गृह मंत्री थे उनको प्रताड़ित किया वहाँ के कलेक्टर ने बड़वानी, इन सब इश्यूज़ को लेके 6 तारीख को आदिवासी सम्मेलन है, अधिकार सम्मेलन है, तो वहाँ आदिवासियों के अधिकारों की बात की जाएगी। कमलनाथ जी बड़वानी जाएंगे 6 तारीख को। जिस तरीके से हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जिस तरीके से पूर्व मंत्रियों को ये सरकार और इसकी व्यवस्था अपमानित करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो आदिवासी हैं, इसका प्रतिकार होगा। इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को तो आज तक आदिवासी मानने तैयार नहीं है, बनवासी करती है। क्यों करती है ये? मध्य प्रदेश में राजनीति भी अब जाति से अछूती नहीं रही। कांग्रेस के तेवर बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर घमासान बढ़ेगा। फिलहाल कांग्रेस का फोकस विधानसभा की 47 आदिवासी सीटों पर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की। इसी को ध्यान में रखकर 6 सितंबर को कमलनाथ आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करेंगे। मवार कांड और नीमच में आदिवासी युवक की हत्या पर भी सियासी तैयारी पूरी है। एक और कांग्रेस लगातार आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपनी सरकार को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है। 15 महीने में क्या किया ये तो बताएं, फिर सम्मेलन करें, कौन रोक सकता है? प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है। 15 महीने में कुछ किया नहीं, अब सम्मेलन कर रहे हैं, इसको ही क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। एआईसीसी सचिव कुलदीप इंदौरा खुद खरगोन धार का दौरा कर आदिवासी अधिकार समागम कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश में 47 आदिवासी सीटों में से 32 पर कांग्रेस काबिज है। 2023 के चुनावों में भी पार्टी इसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है, तो ओबीसी आरक्षण कार्ड खेलकर भी लाभ लेने की जुगत में है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। एमपी की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव का समर्थन किया है। उषा ठाकुर ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर जल्द ही केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा जाएगा। साथ ही पर्यटन मंत्री ने मंत्री हरदीप सिंह डंग के गाय पालने वाले कानून बनाने का भी समर्थन किया। मंत्री ने कहा कि हर एक राष्ट्रवादी गाय पाले, इसके लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब गाय की हत्या के लिए कानून बन सकता है तो गाय पालने के लिए कानून बनना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। इसको लेकर अब राजनीति भी होने लगी है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मैम हैं। मैम, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, किस तरीके से देखती हैं आप? इससे श्रेष्ठ कोई और बात हो ही नहीं सकती। वैदिक युग से लेकर आज तक गाय हमारे अर्थतंत्र की रीढ़ रही है। वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां, गावः सर्व सुखप्रदा। आपकी हमारी माँ ने तो हमको 2-3 साल 4 साल दूध पिलाया होगा, पर गौ माता ऐसी है जो बिना जाति मत पंथ का भेद करे मानव मात्र को जीवन भर दूध पिलाती है। ऐसी गौ माता इसीलिए भारतीय संस्कृति में पूजनीय मानी गई है और उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही चाहिए। समर्थन करते हुए पत्र लिखेंगे केंद्र सरकार को भी और केंद्र सरकार को। लेकिन मैं ये और जानना चाहूँगा मैम, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि गाय राम हो या गाय पर राजनीति करती है। जब गाय सड़कों पर घूमती हैं तो जब बीजेपी के नेताओं को दिखाई नहीं देती, लेकिन इस तरीके के समर्थन और राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। निराधार है उनकी बात। गायों की गौशालाएं हर पंचायत में बन रही हैं, उनको रखने के समुचित व्यवस्थाएं भी वहाँ कर रहे हैं। चलिए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। बस्तर में बीजेपी ने चिंतन किया, मंथन किया, 2023 की रणनीति पर चर्चा की, कांग्रेस सरकार को घेरने पर फोकस रहा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का एक वाकया चर्चाओं में आ गया। क्या है वो वाकया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
बस्तर में बीजेपी ने पहले खूब चिंतन किया और फिर खूब डांस भी किया और देखते ही देखते चिंतन के बाद का ये डांस जमकर वायरल भी हो गया। जाहिर है मंथन में जो भी हुआ हो, लेकिन चर्चा डांस की ज्यादा है। इतनी कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पर चुटकी लेने से नहीं चूके। 15 साल तो लोगों को नचाते रहे रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब हम लोग आदिवासी नृत्य में शामिल होते थे या कोई हमारे और भी धार्मिक आयोजन होता था जिसमें संगीत नृत्य वगैरह उसमें हम लोग शामिल होते थे तो ये लोग पप्तियाँ कसते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ी धुन पे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नृत्य करने की मजबूर हुए। चुटकी के बहाने भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तो तंज कसा ही, उसमें निशाना पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी थे। जाहिर है बीजेपी के 3 दिन के मंथन का फोकस कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर ही था और कांग्रेस की हालिया खींचतान में उसे वो मौका भी नजर आया। चिंतन शिविर में चिंता करते करते एक चिंता बढ़ गई। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि भूपेश को टारगेट करके आंदोलन होगा, अब ये लग रहा है कि किसके लिए टारगेट करें। कांग्रेस में यह निश्चितता हम ये तय करें कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा जिसको आने वाले 2.5 साल में टारगेट करें। ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये आज राजनीतिक स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। इधर रमन सिंह के बयान ने बहुत दिनों से नाराज बताए जा रहे टीएस सिंहदेव को पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने का मौका दिया और उन्होंने इसमें देर भी नहीं की। अगर वो व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं तो उनको छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। उनको चिंता होनी चाहिए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के लोगों की, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कमियों की। यही बड़ा दुर्भाग्य है कि वो किसी व्यक्ति को अगर ध्यान दे के काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए ये स्थिति पहुंची कि उनका प्रतिनिधित्व अभी इतना कम हुआ। ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ होना चाहिए, किसी व्यक्ति की तरफ नहीं। बीजेपी के 3 दिन के मंथन में कब विष निकला और कब अमृत, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मंथन से हटकर यदि चिंतन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपनी आंतरिक चिंता में फंसी ज्यादा नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 40 साल की उम्र, फिट बॉडी, खुशहाल जिंदगी, इसके बावजूद अचानक हार्ट अटैक। जिसने भी ये बात सुनी वह भरोसा नहीं कर पा रहा है। सिद्धार्थ की मौत के बाद सवाल फिर उठा है कि फिट और कम उम्र के युवाओं की भी मौत हार्ट अटैक से क्यों हो रही है। भारत में कम उम्र से हार्ट अटैक बेहद कॉमन होते जा रहे हैं। आलम यह है कि दुनिया के मुकाबले भारतीयों में हार्ट अटैक 8 से 10 साल पहले आ जाता है। तो दरअसल इसके पीछे क्या कुछ वजह हैं, आइए आपको ये भी बता देते हैं कि अब देश में युवाओं में हार्ट अटैक कितना कॉमन हो रहा है। दिल की बीमारियों से दुनिया भर में 1 करोड़ 7 लाख लोगों की मौत तकरीबन हर साल हो जाती है। भारत में भी करीब 30 लाख लोग हर साल कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का शिकार होते हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश में कुल हार्ट अटैक केसेस में 50% मामले 50 साल से कम उम्र के लोगों में सामने आ रहे हैं। 25% मामले 40 से कम उम्र के लोगों में हैं। साल 2000 से 2016 के बीच इस युवा आयु वर्ग में हर साल हार्ट अटैक की दर में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब आपको यह भी बता दें कि युवाओं में हार्ट अटैक के क्या फैक्टर्स होते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा फैक्टर है। 30 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों में 26% हार्ट की बीमारी तंबाकू की वजह से होती है। साथ ही खराब नींद पैटर्न और तनाव से ये स्थिति और भी भयावह हो जाती है। भारत में 70 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। इसमें बहुत सारे युवा भी शामिल हैं। इससे हार्ट अटैक का खतरा भारतीय आबादी में बढ़ जाता है। वैसे लाइफ स्टाइल में बदलाव से प्री मैच्योर हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी कम किया जा सकता है। वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग और स्विमिंग करने से हार्ट अटैक का खतरा 30% तक कम हो जाता है। रोज़ाना कम से कम 10,000 स्टेप्स
पैदल चलना चाहिए। जंक फूड की बजाय हेल्दी फूड खाना चाहिए। शराब और तंबाकू से दूरी हमेशा बनाए रखना चाहिए। अफगानिस्तान में चल रहे हालात ने भारत के आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो आपको बताते चलें कि कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे ड्राई फ्रूट के दामों में इजाफा हो गया है। दरअसल अफगानिस्तान से 50 से 60% तक ड्राई फ्रूट का आयात होता है, लेकिन इंपोर्ट ना होने से देश का सूखे मेवों का स्टॉक खत्म होता जा रहा है और इसकी वजह से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज का भारत के साथ व्यापार पर भी असर पड़ा है। अफगानिस्तान से आने वाली ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई ठप पड़ गई है। इस वजह से भारत में ड्राई फ्रूट्स के दामों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल अफगानिस्तान से मुख्य तौर पर अंजीर, बादाम, पिस्ता, मुनक्का और किशमिश का आयात होता है। इसके अलावा कुछ मसाले भी मंगाए जाते हैं, लेकिन अब तालिबानी कब्जे के बाद से ड्राई फ्रूट्स का व्यापार बंद हो गया है, जिसका असर आम आदमी के जेब पर देखा जा रहा है। अभी इस वक्त तो व्यापारी के पास स्टॉक कहीं ना कहीं किसी भी रूप में थोड़ा बहुत बचा है, पर अगर अफगानिस्तान के हालात अच्छे नहीं रहते आगामी आने वाले समय में, तो इसका कहीं ना कहीं सीधा असर जो है वो कस्टमर की जेब पे ही पड़ेगा। इंदौर के सबसे बड़े किराना बाजार सियागंज में सूखे मेवों के दाम 40 से 50% तक बढ़ गए। ड्राई फ्रूट्स के कारोबारी भी मान रहे हैं कि अफगानिस्तान के हालातों का असर बाजारों में साफ दिखने लगा है। वहीं इंदौर ड्राई फ्रूट्स बेचने आए अफगानिस्तान के व्यापारियों का कहना है कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं हैं। तालिबान आ चुका है और अमेरिका भी जा चुका है। ऐसे में हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसका असर ड्राई फ्रूट्स के कारोबार पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक वो लेकर आए थे वो भी खत्म हो रहा है। अभी तो हालात अफ़गानिस्तान में ठीक नहीं है और अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सब कुछ सेटल हो रहा है, क्योंकि एक गवर्नमेंट गया, नया गवर्नमेंट आ रहा है, तो इंशाल्लाह सब ठीक, इंशाल्लाह वापस ठीक हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा जो हमारा स्टॉक था पुराना भी हम यूज़ कर रहे हैं और इस हिसाब से स्टॉक पीछे से नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा हाई हो गया। हालात अफ़गानिस्तान में था, रास्ते सारा बंद थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो थोड़ा रेट बढ़ गया यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि हमारा मोस्टली एक्सपोर्ट जो है इंडिया में है, तो ये एक हफ़्ते से 2 हफ्ते से थोड़ा रेट बढ़ गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रास्ते थोड़ा बंद है। लेकिन अभी बात चल रहा है, हमारा सरकार बोल रहा है कि यहाँ के सरकार के साथ बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी सारा चालू हो जाता है और इंशाल्लाह ये ड्राई फ्रूट का रेट वापस नॉर्मल हालात में आते हैं। इधर ग्राहकों का कहना है कि जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी का इन्हें खरीद कर खा पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हालात यूँ भी कहो, जेब क्या है, इंसान पर असर पड़ने लग गया है। भारत जितना इंपोर्ट करता है, अगर अपना ड्राई फ्रूट्स और इन सब की बात करें, और स्वादिष्ट भी माना जाता है जहाँ तक अपन बात करें, तो अभी हाल फिलहाल की स्थिति देखते हुए जब हालत ही बहुत बुरे हैं और उस समय अगर व्यापार की परिस्थिति में ये लोग आए भी हुए हैं, अगर हम माने तो सही में महंगे हैं, 1.5 से 2 गुना के आसपास में भाव चला गया है। साल 2020-21 में अफगानिस्तान से करीब 3,800 करोड़ रुपए का माल आयात किया गया था, जिसमें करीब 2,400 करोड़ रुपए के सूखे मेवे और खट्टे फल आयात किए गए थे। लेकिन अब इनकी कमी दिखाई दे रही है और जब तक वहां के हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक आम लोगों को राहत मिलना मुश्किल है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। आपने कई एनिमल लवर्स के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। आज हम आपको बिलासपुर के एक ऐसे परिवार के बीच लिए चलते हैं जो बेजुबान जानवरों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर रहा है और जिसकी चर्चा भी नहीं है। दरअसल इस परिवार के लिए सुर्खियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना जरूरी किसी का दर्द बांटना है। मिलिए बिलासपुर के तिवारी परिवार से। बिलासपुर की सड़कों पर दौड़ती एक गाड़ी और उस पर सवार एक युवती की गोद में बच्चे की तरह चिपका लंगूर दिखा तो हम भी हैरान रह गए। माजरा समझ में नहीं आया तो हम भी उस गाड़ी के पीछे चल दिए। वो चलते चलते जहां पहुंचे तो वहां जो देखा वो हैरान कर देने वाला था।
ये घर तिवारी परिवार का था। यहाँ ओम प्रकाश तिवारी, कविता तिवारी, उनकी बेटी निधि तिवारी के अलावा हन्नू, बली, वीर, मारुति और छोटे बजरंगी भी मिले तो कुछ और सदस्य भी थे, लेकिन हमें उनका नाम जानने से ज्यादा उत्सुकता इस बात की थी कि आखिर ये सब यहाँ कर क्या रहे हैं। तिवारी परिवार से बातचीत शुरू हुई तो माजरा समझते देर नहीं लगी। दरअसल ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, ये तो गजब का एनिमल लवर परिवार है। इन्हीं की जुबानी सुनिए इनकी कहानी। जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 2 या क्लास 3 में थी, तब मम्मी मुझको पढ़ाई के साथ साथ ये भी सिखाती थी कि बेजुबान जीवों में भी हमारे जैसे ही जान रहता है, वो भी वैसे ही सांस लेते जैसे हम लेते हैं, उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी हमको होती है। तो बस वो दिमाग में मेरे बैठे रहता था। मैं जहाँ भी कोई देखती थी तकलीफ में, कोई बिल्ली या कुत्ता, मैं उतनी छोटी थी और मुझको खुद खेलने खाने का उम्र था, तब मैं उनको घर लेकर आ जाती थी और जैसे भी घरेलू दवाइयों से ठीक कर देते थे। मेरा तो सेवा है यही है, मतलब 1 सेकंड का टाइम भी मैं कहीं और नहीं देती। मैं ना कहीं घूमने जाती, ना किसी पार्टी में जाती, ना किसी शादी में जाती। मैं इनको छोड़कर रह ही नहीं सकती हूँ। इवन मैं एक दिन भी नहीं रह सकती इनके बिना, ना ही अपनी फैमिली के बिना। निधि बताती हैं कि उन्हें ये संस्कार उनकी माँ से मिले, जो खुद अपने बचपन से जानवरों के प्रति बेहद गहरा प्रेम रखती है, खासकर उन जानवरों से जो तकलीफ में होते हैं। कविता तिवारी को उनका परिवार भी पूरा सपोर्ट करता है। बचपन से शुरुआत की थी और वही देख के मेरे बच्चे लोग भी सीख गए हैं। ये बचपन से रखी थी कि निधि कि मैं भी मम्मी आपके साथ करूँगी कह के, और मेरे संग इन लोग साथ देते थे सब। कुत्ता गैया जो भी गैया को लगे वगे को हम लोग हल्दी तेल, पहले दवाई वही ज़्यादा मिलता नहीं था, हल्दी तेल लगा के ठीक कर डालते थे। इस परिवार का ये सेवा भाव पिछले 41 साल से जारी है, जिसमें आपके दिए प्यार के बदले किसी बेजुबान का प्यार आपके हिस्से में आता है और इसके लिए कभी कभी आपको अपने हिस्से की रोटी भी बांटनी पड़ती है। शायद तभी ये रिश्ता नाजुक होकर भी बेहद मजबूत है। बंदर, बिल्ली, गैया है, कुत्ता है, अब बाकी जो भी जानवर मिले उसका सेवा कर देते हैं। अब खर्च वही खेती का मेरा पैसा आ जाता है कुछ, उसी में सब चलाते हैं। इलाज में एक दिन में तो 500 रुपये लग जाता है इलाज में। अब तक कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे आप? 10 लाख हो गया होगा। एनिमल लवर ये परिवार अपने संसाधनों से जो हो सकता है उनकी सेवा में लगा देता है, लेकिन फिर भी उन्हें अफसोस है कि कई बार इलाज के लिए जरूरी संसाधनों की कमी आड़े आती है। खर्चा तो देखिए प्राइवेट क्लिनिक में ही मैं इनको ले जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट क्लिनिक में थोड़ी सी वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है जैसी इनको चाहिए होती है। उनके पास कोई खास एक्सरे मशीन या ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर पीयूष दुबे सर हैं, जो कि एक प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ लेकर जाती हैं। और सर्जरी का कॉस्ट वगैरह घर से, जब मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पेज है मेरा उसमें, तो उसमें से कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो और बाकी घर वाले पैसे दे देते हैं। बस इस तरीके से मैनेज हो जाता है सारा कुछ। मुझको एक ऐसी ज़मीन मिले जहाँ मैं सारे जीव जंतुओं को रख सकूँ। मंकियों को घर में रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं ऐसा एक एरिया चाहती हूँ जहाँ बहुत बड़ा एरिया हो और मैं इनको भी शेल्टर में रख सकूँ। तिवारी परिवार से अब रुखसत होने का वक्त है। जितना समय यहाँ गुजारा, जो कुछ देखा, उससे ज़्यादा सीखने को मिला। अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा किसी बेजुबान के लिए सोचना और उसका ख्याल रखना शायद इंसानियत के अमल का सबसे छोटा इम्तिहान है, जिसमें ये परिवार 100% कामयाब है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।